हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप जिस धर्म से भी हैं, मेरा सलाम, मेरा नमस्ते, मेरा सत श्री अकाल कबूल करें। और एक अच्छी सुबह के साथ, एक अच्छी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। वो खबर ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट होने वाली है। इसका मतलब ऑनलाइन होने वाली है। तो उसी के संबंध में मैं आपको जानकारी लेकर आया हूँ कि क्या जानकारी निकल के आई है, इसके बारे में टोटल चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल नौकरी 24 पर। मेरा नाम है नाजिम खान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती 2022-23, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर 2022-23। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 23 तो चल रहा है, 2023 तो 22 क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2022 का ये नोटिफिकेशन है। इस भर्ती को 2022 में आना था, लेकिन कुछ समस्या ऐसी आई बोर्ड के सामने, क्योंकि इसको पहले एसएससी कंडक्ट कराता था। सबसे पहले दिल्ली की पुलिस कराती थी, उसके बाद एसएससी के पास गया, फिर एसएससी ने हाथ उठा दिया कि हम नहीं कराएंगे, जिसमें एसएससी और दिल्ली पुलिस के आपस में बातचीत चल रही थी। तो इस वजह से डिले हुआ। 2022 की वैकेंसी थी और उसके बाद 2022 में नहीं आई, तो 3 मार्च 2023 का इसमें नोटिफिकेशन दिया कि 3 मार्च 2023 को ये आपको ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन वही कशमकश चल रही थी कि इसको कौन कराएगा, एसएससी कराएगी या दिल्ली पुलिस कराएगी। इस कारण ये 3 मार्च 2023 को भी नहीं आ पाई। लेकिन फाइनली डेट हमें मिल चुकी है कि किस डेट को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म ऑनलाइन होंगे। इसी संबंध में मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें टोटल मैं आपको जानकारी दूंगा कि दिल्ली पुलिस में आखिर क्या क्या होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो 2023 हमारा चल रहा है, ठीक है। 2022 की वैकेंसी है, 2023 में आएगी। कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये सब हम जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कुल पद है 7547, यानी कि 7500 प्लस पद हैं। इसमें बहुत ज्यादा पद हैं, बहुत अच्छे। हालांकि एक बेरोजगारी इंडिया के अंदर देखते हुए कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस में अगर बात करते हैं दिल्ली पुलिस की केवल, तो ये बहुत अच्छे पद है 7547। और इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं। 7547 पद है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बहुत अच्छे पद है, काफी अच्छी नौकरी है दिल्ली पुलिस की, शाही नौकरी मैं मानता हूँ। अगर ऑल इंडिया के अंदर अगर पुलिस की बात करता हूँ तो दिल्ली पुलिस बेस्ट पुलिस, क्योंकि सेंटर लेवल की पुलिस है, सेंटर के अंडर में आती है। स्टेट में जरूर काम करती है, लेकिन अंडर में सेंटर की में है। ठीक है, तो 7547 में पोस्ट है। अगर बात करते हैं महिलाओं की, तो महिला 2491, मतलब 2491 पद इसमें महिलाओं के लिए दिए गए हैं। और पुरुषों के लिए दिए गए हैं 5056 पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 2491 पद है। काफी अच्छे पद हैं दोनों के लिए, महिलाओं के लिए, पुलिस के लिए। ठीक है, तो इसमें लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, किस कैटेगरी के, यानी कि जनरल को कितने पद दिए गए हैं, ओबीसी को कितने हैं, एससी एसटी को कितने हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज है। बाकी मैं कह सकता हूं कि पुरुषों के लिए टोटल 5056 पद है और महिलाओं के लिए 2491 पद है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेता हूं। सबसे बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन फॉर्म कब आ रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे डेट 1 तारीख 9वां महीना 2023, यानी कि 1 सितंबर 2023 को आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अब आप ये ना समझे कि 3 मार्च 2023 को ऑनलाइन था लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या गारंटी है इसका हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक आदेश, एक नोटिस वायरल है इस टाइम, जो कि हमारा दिल्ली पुलिस के यहाँ गृह मंत्रालय की तरफ से आता है, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किस एग्जाम को कब कराना है और उसकी तैयारी जो चल रही है उसके बारे में ये नोटिस था, ये आदेश निकला हुआ था। उसी से डेट मिली है कि 1 तारीख 9वां महीना 2023, यानी कि 1 सितंबर को आपका ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत खुशी की खबर है। 1 तारीख 9वां महीना 2023, 1 सितंबर, यानी कि अभी तीसरा महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है, 9वां यानी कि 6 महीने आपके पास है तैयारी के लिए। ये ना सोचें कि हम तैयारी तभी करेंगे जब फॉर्म आ जाएंगे, ऐसा कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको अभी से तैयारी लेकर चलनी पड़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल माइंड को कर ले अपना कि हमें पढ़ना है, हमें इसमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक है, ये हमारी सी ग्रुप में आती है। ठीक है, सी ग्रुप की पोस्ट है।
जो पुलिस का आती है सी ग्रुप में आती है। ठीक है, अच्छी वैकेंसी, लगभग सैलरी अगर मैं बात करता हूँ 30-35,000 स्टार्टिंग है इसकी, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन फॉर्म मैं आपको बता दिए 1 तारीख 9वां महीना 2023, यानी कि 1 सितंबर को आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो आप आज से ही पढ़ाई शुरू कर दें अपनी। ठीक है, चलिए एग्जाम डेट की बात करता हूं तो नवंबर या दिसंबर का उसमें आदेश में दिया गया था कि नवंबर या दिसंबर में एग्जाम लेंगे हम, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के, इसलिए इस वैकेंसी को बहुत ज्यादा फास्ट कराने का काम करेगी गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि इससे डिले होगा, डिले नहीं होगा। डिले हुआ तो 15-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दिसंबर में फाइनल आपका 100% एग्जाम हो जाना है इसका। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आज से ही मेहनत करें। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक ये वैकेंसी डिले हो रही थी वो क्यों हो रही थी, कि क्या इसका जो हमारा प्रीवियस जो भर्ती थी हमारी वो एसएससी के द्वारा कराई गई थी, लेकिन कुछ कमियां, कुछ कारण ऐसे रहे जिससे एसएससी ने हाथ उठा दिया कि हम इस वैकेंसी को नहीं कराएंगे भर्ती को। ठीक है, उसमें ये चल रहा था कि दिल्ली पुलिस या एसएससी क्या कराएगी इसको। तो अभी कुछ समय पहले न्यूज निकल कर आ रही थी कि एसएससी ने हाथ उठा दिया, एसएससी ने मना कर दिया कि हम इसको पेपर को नहीं कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एसएससी ने बोल दिया है कि इस पेपर को हम ही कराएंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी स्टेप्स हैं वो सब दिल्ली पुलिस के अंडर आएंगे, जैसे फिजिकल कराना है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है या फिर मेडिकल है, वो सब दिल्ली पुलिस के अंडर आएगा। लेकिन इसका जो पेपर होगा वो केवल और केवल एसएससी के द्वारा कराया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की बात करें या हम एसएससी की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये दोनों गृह मंत्रालय के अधीन आता है, क्योंकि दोनों बराबर है, गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार दोनों चलते हैं। तो एसएससी को गृह मंत्रालय ने एसएससी को दे दिया कि आप इसको कराइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि काफी समय से कोरोना काल के समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या एज में कुछ छूट मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर नॉर्मल एज की हम बात कर लें, एज इसमें 18 से 25 एज होती है, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, कम से कम 18 वर्ष हो और अधिक से 25 वर्ष। 25 वर्ष का मतलब है जनरल के लिए 25 वर्ष। किसके लिए 25 वर्ष? जनरल के लिए, सामान्य कैटेगरी, सामान्य श्रेणी के लिए जब बच्चे आते हैं सामान्य कैटेगरी से, जनरल से, उनके लिए 25 वर्ष एज होनी चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं ली जाएगी। तो इसमें जो हमारा ईडब्ल्यूएस होता है वो भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि वो भी जनरल में आते हैं। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की, तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। सेंटर में ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओबीसी 3 वर्ष, एससी एसटी 5 वर्ष। ठीक है, और काफी छूट होती है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि किसको क्या क्या कैसे कैसे छूट दी गई है। लेकिन जो मेन होती है वो यही होती है कि ओबीसी के लिए 3 साल की होती है और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है। लेकिन ये कब मिलेगी? ये जब मिलेगी अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का बना हुआ। ओबीसी में आप किसी भी स्टेट से आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी स्टेट से हैं, लेकिन आपके पास केवल और केवल सेंटर का यानी कि केंद्र सरकार का, भारत का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, अब एससी एसटी से हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। कहाँ का? सेंट्रल लेवल का, स्टेट का मान्य नहीं होगा इसमें। ठीक है, लेकिन ये कब तक का बना होना चाहिए? मैं कहता हूँ, देखो मैं क्या है कि जो रूल है कभी बन सकते हैं। अगर आपका बुरा वक्त आता है तो कह के नहीं आता, एक छोटी छोटी सी बात आपकी पकड़ में आ जाती है अगर आपका टाइम खराब चल रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सीधा सीधा बताऊंगा कि अभी आपके पास 6 महीने हैं, फॉर्म आने में 6 महीने, तो आज आप अभी से अप्लाई कर दें और अभी जल्द से जल्दी ना बनवा लें। क्योंकि सबसे अच्छा ये होगा कि जब आपके पास फॉर्म आए तो आपके पास सभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके टोटल आपके हाथ में होने चाहिए। वो बात करूं मैं आपके जो इसमें योग्यता मांगी जाती है या जो भी इसमें डॉक्यूमेंट जो मांगे जाते हैं, जैसे कि आप ओबीसी से आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी से आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, या आप लाइसेंस मांगा जाता है तो उसका लाइसेंस आपको वो हाथ में होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब आप फॉर्म भरने जाएं जिस तारीख को, उससे पहले आप इसे बनवा के रख लें, डिले ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आपने बाद में बनवाया और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले गए और वहां कोई सनकी मिल गया बैठा हुआ, उसने डेट देख ली, बोले नहीं ये मान्य नहीं होगा, ये बात का बना हुआ है। तो ऐसा ना करें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत बेरोजगारी है। आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरह मेहनत करें। 7,547 पोस्ट है।
उसमें आपको नंबर लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो इसे किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट एज ऑन, या इससे पहले बात करते हैं, देखिए एज रिलैक्सेशन की, तो मैंने आपको बता दिया ओबीसी 3 वर्ष, SC ST 5 वर्ष, लेकिन कुछ बच्चे ओवर एज हुए होंगे। कोरोना काल के समय काफी समय से वैकेंसी नहीं आई है, और अभी SSC के द्वारा देखने, क्योंकि इसको भी SSC कराई है, और SSC के पिछले जो फॉर्म आए हैं, वैकेंसी निकाली है, वो किसी भी विभाग की हो, या SSC से CGL हो या CHSL हो या किसी भी, उसमें कोरोना के लिए SSC छूट दे रही है एज में। तो सवाल बनता है कि क्या यह भी छूट मिलेगी? तो देखो इसमें उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि छूट दे दे SSC दिल्ली पुलिस के लिए भी, लेकिन ये कब क्लियर होगा? ये तब क्लियर होगा आपका जब फॉर्म आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें इसको क्लियरली बता पाएंगे कि हाँ क्या ओवरेज बच्चों के लिए छूट दी गई है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कम से कम 1 से 2 साल का इसमें छूट होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे कोरोना काल में कोई वैकेंसी नहीं आई किसी भी, मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं करता, मैं किसी हर जगह कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं आई, किसी भी स्टेट की बात करूं या मैं सेंटर की बात करूं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं आई, उस कारण काफी बच्चे ओवरेज हुए हैं। अब उनको देखते हुए SSC को या गृह मंत्रालय को छूट देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए, ठीक है। मैं इसमें बच्चों की फेवर में हूँ, ठीक। चलिए एज लिमिट एज ऑन, एज लिमिट एज ऑन का मतलब है कि आपका जो एज है वो कब से कब मांगी जाएगी। देखिए दिल्ली पुलिस का एक रूल होता है, वो ये है कि अगर शुरू के 6 माह मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक, सॉरी जून तक, जनवरी से लेकर जून तक अगर वैकेंसी आती है, ऑनलाइन हो जाते हैं, तो उसमें जो एज मांगी जाती है, एज काउंट जो होगी वो जनवरी से होगी, 1 जनवरी से होगी एज काउंट। लेकिन अगर 6 महीने के बाद आती है, सेकंड हाफ में आती है, तो आपका जुलाई से एज काउंट होगी। तो इसका मतलब ये 1 सितंबर से आ रहे हैं, तो इसको 1 जुलाई से आपका एज काउंट होगी कि 1 जुलाई को आपको इतनी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो एज लिमिट एज ऑन मतलब जुलाई से आपकी एज इसमें मांगी जाएगी, 1 जुलाई को आपकी इतनी एज होनी चाहिए, इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। चलिए आपको जवाब मिल गया, कब से काउंट होगी? जुलाई से काउंट होगी, 1 जुलाई से, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको 10+2 मांगा जाता है, मतलब 12वीं क्लास मांगी जाती है, पास होने चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सनद मार्कशीट। पुराने अगर बच्चे हैं तो उनके पास सनद अलग होती है, मार्कशीट अलग होती है, ठीक है। लेकिन आजकल जो चल रहा है वो सनद और मार्कशीट एक ही पेपर में दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए, प्लस DL। सबसे मोस्ट बात ये है कि अगर आपके पास DL नहीं है तो आप किसी मतलब के नहीं, आप फॉर्म भर तो लोगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा, आपको फिजिकल के लिए नहीं दौड़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस क्या गर्ल्स और मेंस दोनों के लिए? नहीं, केवल और केवल बॉयज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, गर्ल्स के लिए नहीं चाहिए, फीमेल के लिए कोई जरूरत नहीं है। केवल आपके पास, अगर आप मेल हैं, आप पुरुष हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन बात कर लेते हैं कैटेगरी की, ड्राइविंग लाइसेंस किस कैटेगरी का चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक लर्निंग होता है, लर्निंग, और उसके बाद लाइट बनता है, ठीक है, और हैवी होता है फिर, ठीक। ये 3 कैटेगरी होती है, लर्निंग, लाइट और हैवी। तो आपको लर्निंग इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लर्निंग जो बनता है आपके सबसे फर्स्ट स्टेप होता है लर्निंग का, उसके बाद 1 महीने बाद आपको फिर बुलाया जाता है, तब आपको लाइट लाइसेंस प्रोवाइड करा जाता है। और इसमें भी दिल्ली पुलिस में भी लाइट लाइसेंस मांगा जाता है। कौन सा होता है? लाइट। तो आपको फिर लिख देता हूं ऊपर, लाइट, ठीक है। लाइट लाइसेंस आपका मांगा जाता है कहां? दिल्ली पुलिस में। लर्निंग बनता है उसके पहले, उसके 1 महीने बाद डेट मिलती है आपको कि 1 महीने बाद आपका लाइट होगा, तो वो लाइट इसमें मांगा जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये भी आपका फॉर्म भरने से पहले आप बनवा लें इसको भी, आपके पास काफी समय है। जिनके पास बना है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं बना है वो इसको बना ले, ठीक है, जरूर बनवा ले। आगे नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो फिजिकल पास कर लेंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए कौन बच्चे आएंगे? वो बच्चे आएंगे जिन्होंने रिटन पास कर लिया होगा, मेरिट लगेगी, मेरिट के आधार पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो फिजिकल पास कर लेंगे उन्हें फिर मेडिकल में बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर बच्चे डिपेंड करते हैं कि बच्चे की कितनी संख्या है, पोस्टों की कितनी संख्या है, क्या फाइनल मेरिट लगना जरूरी है, तो फिर फाइनल मेरिट के आधार पर आपकी सूची तैयार होगी, किसको
सेलेक्ट किया गया, किसको नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होती है। इसका जो एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन होती है, लेकिन आजकल नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा चलता है, जो आसमान में बैठा हुआ होता है उसे जमीन में घुसा दिया जाता है, और जो जमीन में होता है उसे आसमान में बैठे, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता कि किस बच्चे के कितने मार्क्स कम हुए, किसके कितने ज्यादा हुए। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के हाथ में होता है, ठीक है। तो आप अच्छी तैयारी करें, मजबूत स्थिति में जाएं, आप अच्छा माइंड सेट कर लें कि हमें पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है। आप इतने मार्क्स लेकर आएंगे, 2-4 मार्क्स के अंदर आप ना टैले, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो कम से कम बिनाते 85 प्लस का आप टारगेट लेके चले, कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो 2, 4, 5, 10, 20 नंबर। क्योंकि मेरा मानना क्या है, मैंने काफी देखा भी है कि आप 15, 20, 25 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी के 25 क्वेश्चन कम कर दिए तो किसी के 25 क्वेश्चन बढ़ा दिए। सोचिए कितना नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों को कितना माइंड डिस्टर्ब करा जा रहा है बच्चों को, ठीक है। लेकिन आप इस तरह तैयारी करके चलें कि आपको नॉर्मलाइजेशन की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, अच्छा आप रिजल्ट दें, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता लग गया, ठीक है। एग्जाम इसका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, मैं आपको बता दूं कि इसका हमेशा ऑनलाइन जो होता है वो इसका एग्जाम जो होता है ऑनलाइन होता है। पहले इसका ऑफलाइन होता था जब दिल्ली पुलिस कराती थी, लेकिन अब एसएससी करा रही है तो इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका क्या होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा। बात कर लेते हैं नीचे एनसीसी। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर ये डिग्री है एनसीसी की, आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है, तो आपके लिए इसमें बहुत बेनिफिट है। वो ये है कि 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप इसमें एनसीसी का होता है, तो उसमें जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसको पूरे डिटेल में बता दूंगा कि किस कैटेगरी को, किस टाइप को, ए टाइप, बी टाइप, इसमें कितना छूट दी जाती है। लेकिन एनसीसी अगर आपके पास है तो आपको छूट मिलेगी, 100% मिलेगी, और सबसे ज्यादा 5 नंबर की होती है, मतलब 5% की छूट होती है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये केवल छूट जो होगी आपके लिए एग्जाम में होगी, केवल और केवल एग्जाम में होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हमारा सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, जो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको इस सिलेबस का आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसमें जीके एंड जीएस, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज। तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा। क्या होगा? करंट अफेयर्स भी शामिल होगा इसमें, ठीक है। किसमें? 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर। आज की कंडीशन अगर देखते चलते हैं, कम से कम बिना तो 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के इसमें ऐड कर देते हैं। तो करंट अफेयर पर काफी अच्छी पकड़ बनाए, आज से ही मजबूत कर ले। मेरा एक अपना अनुभव है कि वो ये है कि लास्ट एक साल का करंट अफेयर आप जरूर करें, क्योंकि लास्ट एक साल में ही मोस्टली ये पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो पिछले कुछ समय से पूछ लेते हैं एक साल के बाहर, बाकी लास्ट एक साल के आपके लिए करंट अफेयर ठीक रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट है इसमें रीजनिंग। पहला है हमारा जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, उसके बाद रीजनिंग इसमें आता है। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल रीजनिंग आती है, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नॉर्मल तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से 25 के 25 क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जीके का एक ऐसा रोल है कि मैं कभी नहीं कह सकता कि आप 50 में से 50 कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा एरिया है जीएस का, कोई भी आज तक इसे 100% नहीं कर पाया, ठीक है। इसकी तैयारी 100% कभी किसी की नहीं होती जीके की। चलिए, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, आप जीके की तैयारी करें तो आप ऐसे ना करें कि, क्योंकि पुराना समय चलता था हमारा, अब से 5-6 साल पहले, तो उसमें सीधा पूछ लेता था कि ताजमहल कहाँ स्थित है, ये ताजमहल किसने बनवाया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं कि ताजमहल किसने बनवाया, ये ताजमहल कहाँ स्थित है। आजकल जीके का ये ट्रेंड नहीं है क्वेश्चन का। अब सीधा यही पूछेगा जरूर कि ताजमहल से रिलेटेड, लेकिन सवाल जो होगा वो कुछ इस तरह, मतलब एग्जाम्पल तौर बता रहा हूं, कुछ ऐसा घुमाएगा सवाल को कि ताजमहल बनवाया, क्यों बनवाया। ताजमहल आगरा में स्थित है तो आगरा में ही क्यों बनवाया उसने, कुछ इस तरह से, मतलब डीपली सवाल को पूछता है। तो इसको केवल वन लाइनर क्वेश्चन ना पढ़े, पर पूरी की पूरी थ्योरी पढ़े उसकी,
और अच्छे से क्वेश्चन को समझे, तभी आप जनरल स्टडी में कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं आगे मैथ। तीसरा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 क्वेश्चन मैथ में बनते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, कितने वाला 12 से 13 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें कर लोगे। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, कर उनको भी लोगे लेकिन उनमें समय लगता है। अगर आप मैथ में अच्छे हैं तभी आप उनको कर पाओगे, लेकिन 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होते हैं नॉर्मली आप इजीली उनको कर पाओगे। ठीक है, लेकिन तैयारी आप इस तरह से करें कि 15 में से 15 ही ले, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% आपको अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट अगला, वो यह है कि इसमें कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है इस बार नहीं, मतलब पिछली वैकेंसी में भी था, लेकिन पहले जब दिल्ली पुलिस कराती थी तो इसमें कंप्यूटर नहीं था, लेकिन आप कंप्यूटर मांगते हैं क्योंकि एसएससी करा रही है, तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं इसमें। ठीक है, वो भी इजीली आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काफी हार्ड नहीं आते वो क्वेश्चन। आप नॉर्मली आप पढ़ोगे, अच्छे समझोगे तो उनको 10 के 10 कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो ये देखिए आप 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो 100 नंबर के आपका पेपर होता है। ठीक है, टाइम जो दिया गया है इसमें 90 मिनट दिए गए हैं, मतलब 1.5 घंटा। कितना? 1.5 घंटे का समय इसमें होता है आपके पास, 90 मिनट का समय होता है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। समय भी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी है एसएससी ने। जब दिल्ली पुलिस कराती थी तब नहीं था, लेकिन जब से एसएससी करा रही है नेगेटिव मार्किंग दे दी है। इसकी भी जरूरत होती है क्योंकि इसमें काफी अच्छे मतलब बच्चों का माइंड कितना पावरफुल है, आप कितना पढ़े हो, इससे ये सब पता चल जाता है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। ये जैसे बच्चे बैठते हैं आजकल एग्जाम में, जितनी बेरोजगारी है उसके हिसाब से भी, क्योंकि इन्हें मेरिट बनानी पड़ती है, इन्हें बच्चों की छटनी करनी पड़ती है। तो जो बच्चे काफी होशियार हैं, काफी इंटेलिजेंट है, केवल नेगेटिव मार्किंग में वही सक्सेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात इसमें कर लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या क्या मांगा जाएगा, कैसे कैसे होगा। तो आपको बता दूं, जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके सभी कागज, आपके सभी प्रमाण पत्र, आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपने अगर कैटेगरी चूज की है फॉर्म भरते टाइम, आपने बताया है कि मैं जनरल से हूं, आपने बताया मैं एससी से हूं, एसटी से हूं, या आपने बताया ओबीसी से हूं, या आपने ये कहा कि मैं एडब्ल्यूएस मेरे पास है, उस सब के लिए अगर आपने फिल किया है तो जब आपका फिजिकल के लिए आप जाओगे तो उस समय सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का वहां होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स के अगर आप 100% पाए जाते हैं, आपके पास सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तब आप फिजिकल के लिए अंडरग्राउंड में भेजे जाओगे, अन्यथा आपको बाहर से भगा दिया जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप क्लियरली अभी बिल्कुल सेट कर लें, सभी बना के रख लें, तैयारी कर लें अपनी पूरी, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप छोड़ के ना जाएं। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपकी आईडी फोटो वगैरह भी आप अपने साथ लेके जाएं। आईडी कोई भी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिएगा ही चाहिएगा, केवल और केवल मेल के लिए है। ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है। चलिए फिजिकल की बात कर लेते हैं। इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है, चेस्ट क्या होती है, रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करेंगे। तो हाइट की बात करता हूं, 170 सेंटीमीटर हाइट। ये 170 सेंटीमीटर किसकी है? मेल की है, पुरुष की है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करता हूं तो 165 सेंटीमीटर, तो ये उनकी आ जाती है जो हिल एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र के हैं। जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे मेल है, पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट काफी होती है, और जो नॉर्मल है उनके लिए 170 हाइट सेंटीमीटर काफी होती है। बात कर लेते हैं यही हाइट की फीमेल की, तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, और बात कर लेते हैं 155, तो ये आपकी एससी एसटी के लिए चाहिए, और 152 जो होती है वो हिल एरिया के लिए होती है। ठीक है, तो हाइट का आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मली मांगते हैं 170 और फीमेल के लिए मांगते हैं 157। ठीक है, चलिए बात कर ले चेस्ट की, तो 81 और 85 सेंटीमीटर। महिलाओं में इसमें चेस्ट नहीं नपती है,
लेकिन पुरुषों की नापती है तो 81 और 85 सेंटीमीटर। 81 मतलब जैसे मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो 81 सीधा टेप डलाएगा और 81 नप जाएगी, 81 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद फुलाव मांगा जाता है, तो जिसका फुलाव जो होता है 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होता है फुलाव में, तो 81 और 85, फुलाव के साथ 85, नॉर्मली 81 सेंटीमीटर चेस्ट इसमें मांगी जाती है, ठीक है। चलिए रनिंग की बात कर लेते हैं। 1600 मीटर रनिंग होती है। कितनी होती है? 1600 मीटर रनिंग होती है। एक ही चांस दिया जाता है आपको, और इसमें महिलाओं के लिए 1600 मीटर और 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। सॉरी, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की रेस होती है, 6 मिनट का टाइम होता है। महिलाओं के लिए 1600 मीटर की रेस होती है और 8 मिनट का टाइम होता है। कितने मिनट का टाइम होता है? 8 मिनट, ठीक है। और इसमें क्या पुरुषों के लिए कितना होता है? 6 मिनट। 6 मिनट का टाइम पुरुषों के लिए होता है, महिलाओं के लिए 8 मिनट का टाइम होता है। एक ही चांस आपको दिया जाएगा महिला को, पुरुषों के लिए, ठीक है। बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद की। तो लंबी कूद 14 फीट मांगी जाती है पुरुषों से। 14 फुट किससे? पुरुषों से। और महिलाओं से 10 फीट मांगी जाती है। लेकिन इसमें 3 चांस आपको दिए जाते हैं। कितने? 3 चांस। आप पहले चांस में अगर आप नहीं कर पाए तो आपको दूसरा दिया जाएगा, और दूसरे में नहीं कर पाए तो तीसरा दिया जाएगा। लेकिन तीसरे में जरूर कर ले, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो रेस लगाई है आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कोशिश ये करें आप, तैयारी इस तरह से करें कि आपको दूसरे चांस की जरूरत ना पड़े, पहली चांस में आप इसको क्लियर कर लें, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों 3 चांस होते हैं लॉन्ग जंप पे, और 3 ही चांस होते हैं हाई जंप पे। तो हाई जंप जो ऊंची जो कूद होती है, ऊंची उछल के जो कूदना पड़ता है, वो 3.9 इंच आपकी हाई जंप होती है पुरुष के लिए, और 3 फीट मतलब 3 फीट 9 इंच, और 3 फीट जो होती है वो महिलाओं के लिए होती है। इसमें 3 चांस दिए जाते हैं ऊंची कूद के लिए कि 3 फीट और 9 इंच आप पुरुष हैं तो आप कूदोगे, महिला है तो आप 9 इंच मतलब सॉरी 3 फीट आप ऊंची कूद कूदोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका फिजिकल चांस। इसमें 3 दिए जाते हैं। किसमें? आप अगर ऊंची कूद कर रहे हैं या लंबी कूद कर रहे हैं तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लेकिन कोशिश, मैं फिर कह रहा हूं, कोशिश ऐसी करें, आप तैयारी ऐसी करें कि आपको दूसरे चांस की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पहली बार में फेल हो जाते हैं तो दूसरी बार में आप बहुत थोड़ा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। और अगर आप दूसरे में हो जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है, फिर ऊपर वाले पे छोड़ दिया जाता है कि हाँ हो जा रहा है या नहीं होगा। लेकिन आप कंप्लीटली तैयारी ऐसी करके चलें कि पहले ही चांस में आप निकाल दें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फिजिकल हुआ। लेकिन कुछ बच्चों का सवाल है कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। जो हमारी रेस होती है 1600 मीटर, उसको 6 मिनट से पहले इजीली कैसे करें। तो मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने काफी रेस भी लगाई है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, जब आप 1600 मीटर की रेस लगाते हैं तो उसमें 1600 मीटर ना भागें। सबसे पहले स्लोली भागें, धीमे चाल से कम भी ना तो 3 से 5 किलोमीटर। कितना? 3 से 5 किलोमीटर ये पर डे आपको रेस लगानी है। 305 किलोमीटर धीरे चाल से, बिल्कुल। ये इसलिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो मजबूत हो जाए, आपका सांस बन जाए। कम से कम 1 महीना तक, अभी से स्टार्ट कर दे, और 1 महीना तक 3 से 5 किलोमीटर। एक दिन 3 किलोमीटर मांगे, अगले दिन 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, अल्टरनेट चले। मतलब पहले दिन 3 किलोमीटर रेस लगाए, फिर अगले दिन 5 किलोमीटर लगाए, लेकिन धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये लगाए। लेकिन इसमें भी कुछ प्रोसेस है, वो कैसे करना है आपको। जैसे आप 3 किलोमीटर आप भागे पहले दिन, लेकिन जो रेस लगाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि जब हम भागते हैं 100, 200, 300 मीटर आप जब चलते हैं ना, तो आपको जो सांस बनना स्टार्ट होता है, उस समय एक ऐसी परिस्थिति आती है जब ऐसा लगता है कि मुझे रेस नहीं लगेगी, मैं बैठूंगा यहीं, मैं नहीं भाग पाऊंगा। क्योंकि अंदर से जलन फील होती है। सांस जब बनना स्टार्ट होता है तो कुछ समय के लिए सांस रुकता है, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और बच्चे ऐसा लगता है कि बस अब मेरा बस की नहीं है, मैं नहीं भाग पाऊंगा यहाँ से, मुझसे नहीं भागा जा रहा, क्योंकि पैर भी साथ नहीं देते, सांस भी साथ नहीं देता। उस समय आपको नहीं रुकना है। उस समय क्या करना है? आपको नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि वही समय होता है लगभग 100 से 150 मीटर का। आप अगर उसको पार कर जाते हैं, 100-150 मीटर अगर भाग लेते हैं उस परिस्थिति में, तो आपका जो बॉडी मजबूत, ऑटोमेटिक आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप बॉडी मजबूत आपकी होगी, और आपका अंदर सांस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 3 से 5 किलोमीटर की रेस आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है।
इसमें भी 3 से 5 किलोमीटर की जब रेस आप लगाते हैं, जब आप 3 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं और आपने 2 किलोमीटर की रेस अपनी कंप्लीट कर ली, आपके पास 1 किलोमीटर की रेस बाकी रह गई है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये मेरा पैर है, ठीक है, तो केवल पंजों पे आपको रेस लगानी है लास्ट का 1 किलोमीटर। जो हमारे पंजे होते हैं ना, एड़ी को नहीं टेकना है। क्या करना है, एड़ी को नहीं टेकना है, केवल और केवल पंजे पर रेस लगानी है। 2 किलोमीटर आप नॉर्मली रेस लगाओ, जैसे आप कंटिन्यू चलते हैं, जैसे आप रेस लगा रहे हैं, लेकिन जो लास्ट का जो 1 किलोमीटर बचता है ना, उसमें आपको 800 मीटर, कितना मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर लास्ट के 1 किलोमीटर में 800 मीटर आपको पंजों पर रेस लगानी है, नॉर्मल 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 नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद 10-15 आप स्टेप बिल्कुल नॉर्मली आप चलोगे, जैसे आप 2 किलोमीटर लगाई है, 800 मीटर जब आप पंजों पे लगाओगे ना, तो फिर उसके बाद में लगभग 10 से 15 मीटर आप बिल्कुल नॉर्मल रेस लगाओगे, जैसे आपने 2 किलोमीटर लगाई है। उसके बाद तत्काल कितना बचेगा, कम से कम बिना तो 150 मीटर आपका बच रहा है, 3 किलोमीटर में 150 मीटर बच रहा है आपका, बाकी रह रहा है, तो 150 मीटर आपको फिर पंजे पे आ जाना है। क्या करना है, पंजे पर आ जाना है फिर, और पंजे पर आने के बाद 150 मीटर का आपको सूट लगाना है, केवल पंजे पर, एड़ी नहीं टिकनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एड़ी नहीं टिकनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 किलोमीटर आप नॉर्मल रेस लगाएं जैसे आप लगाते हैं, और उसके बाद 1 किलोमीटर की जो रेस लगानी है वो पंजे पर लगानी है, और उस 1 किलोमीटर में 800 मीटर पंजे पर नॉर्मली भागना है, और लास्ट का जो 150 मीटर है जो वो आपको सूट लगाना है। जो बीच का जो 50 मीटर बच गया, 50 मीटर आपको नॉर्मली, आपको थोड़ा बॉडी रिलैक्स होने के लिए थोड़ा आप नॉर्मली आप अपनी चाल रखें, ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए सबसे मोस्ट चीज क्या है, वो ये है कि आप मुंह खोल के नहीं भागोगे, मुंह खोल के दौड़ नहीं लगाओगे, मुंह से सांस नहीं लोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जब रेस लगा रहे हो तो नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है, मुंह आप नहीं खोलोगे, क्योंकि जब मुंह खोलते हो तो उसकी जो हवा जाती है वो फेफड़ों में जाती है, और आप वहीं पर समझ लो हैंग हो जाते हो। तो आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है, केवल और केवल नाक से सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है, कंटिन्यू भागना है। सांस बनाने के लिए एक आपको मैं फार्मूला दे देता हूँ, बहुत अच्छी टिप्स है, वो ये कि मुनक्का आता है, मुनक्का को ले, उसका बीज निकाले और डांड में रख ले साइड में, उसको चबाना नहीं है, केवल उसको रख ले, और उसका जो रस निकलता है धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आप उसको अंदर गले से उतारते जाए, ताकि आपको खुश्की पैदा ना हो, और उससे रेस के लिए सांस बनती है, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ टिप्स बताई हैं मैंने, किसके लिए, रेस के लिए। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप की फिर किसी दिन और बताऊंगा। मैं जब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरी डिटेल वाइज बताऊंगा, चाहे कितनी भी लंबी वीडियो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें मैं आपको पूरा बता दूं कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे आपको मेडिकल के लिए तैयार होना है, कैसे आपको रेस के लिए तैयार होना है, कैसे लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए होना है, किस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए। टोटल A to Z आपके जो भी डाउट है, जो भी आपके सवाल है, सभी का मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ ऐसे सवाल जो मैं आपके कहने से पहले समझ पा रहा हूं, उनका भी जवाब दूंगा, और कुछ ऐसे सवाल जो इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में डाउट आए हैं और कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, उनके भी मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, और फिर एक बात बता दूं, 7547 पोस्ट दिल्ली पुलिस की आने वाली है 1 सितंबर 2023 से। फॉर्म ऑनलाइन आपका हो जाएगा। इसमें 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है कि 1 महीने में के अंदर आपको फॉर्म अपना भरना है, लेकिन आप 15 से 20 दिन, स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन, यानी कि 15 से 20 तारीख तक आप अपने फॉर्म को जरूर भर लें, क्योंकि लास्ट में साइट फिर बंद हो जाती है, हैंग हो जानी शुरू हो जाती है, सर्वर नहीं आता है, इस कारण काफी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आप 15 से 20 तक आप फॉर्म को जरूर कर लें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगा जाता है वो आप अभी से बना लें, अभी से आप तैयारी कर लें कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ये हमारे पास बिल्कुल होने ही चाहिए। आप आधार कार्ड इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी आपका नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और जो आधार कार्ड, एक चीज और कि किसी भी आपका डॉक्यूमेंट्स में आपकी स्पेलिंग, आपका एड्रेस, आपका नाम, माता पिता का नाम, कैसे भी कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट्स में, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है उन्हें भी आपका अभी करेक्शन करा ले, उन्हें भी सही करा ले, क्योंकि आपके पास 6 महीने का टाइम है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको फिर दिया जाएगा उसमें,
पेपर के लिए आप अभी से तैयारी करें, पेपर भी आपका निकल जाएगा और फिजिकल भी आपका हो जाएगा। मेडिकल आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है कि मेडिकल में क्या कमी होती है, क्या उसको आप कैसे ठीक कर पाओगे, उस सब के लिए मैं वीडियो आपको फिर बनाऊंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए मेरा साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आप कोई वीडियो, आपको जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक जो हमारी वीडियो चल रही है उनके साथ मैं आपको फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, धन्यवाद।